सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है भारत में, और हर पार्टी लगे हैं जीतने के लिए। हम लोग आज अपने क्लास में बहुत बेसिक बात करें। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बेसिक चीज़ को छोड़ देते हैं और उस बेसिक चीज़ में बहुत सारा नॉलेज छिपा होता है, क्योंकि बोला जाता है कि जब तक आप बेस अच्छा नहीं करेंगे, अगर कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं और बेस आपका कमज़ोर है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप बिल्डिंग बना दें, लेकिन 5 साल 10 साल होते होते या एक भूकंप का ज़ोरदार झटका आएगा तो वो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो बेस स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग बेस छोड़ के एडवांस पे ही क्या करने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तो बेसिक में बहुत सारा नॉलेज छिपा है, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और बेसिक बात ये करेंगे, बहुत लोग को पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री इलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि एमपी लोग चुनता है, कुछ लोग बोलते हैं कि है ना हम लोग चुनते हैं। कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, इस विषय पे बात करेंगे, और इससे जुड़ा हुआ जितना भी फैक्ट्स होगा वो सारे विषय पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, और 4 जून का रिजल्ट बताएगा किसकी सरकार बनेगी। मेरा मानना है कि भारत में चूँकि भारत का अगर आप लोकतंत्र देखिएगा, अगर स्टार्टिंग पीरियड का अगर हम लोग बात करें, खास करके जब नेहरू जी या फिर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी तक भी या राजीव गांधी तक भी, है ना, राजीव गांधी के बाद से, और खास करके जब 90 का दशक आता है, जब हम लोग कहते हैं कि मंडल कमंडल की राजनीति की शुरुआत होती है, उस समय से आरक्षण का मुद्दा, इसके अलावा जातिवाद, है ना, जातिवाद के अलावा धर्म को लेकर के राजनीति, ये हमारे राजनीति में जाति धर्म, है ना, ये सब घुसना क्या हुआ, शुरू हुआ। और हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये जब पता चलने लगा कि मेरा वोट बैंक कहाँ है, तो वो लोग क्या करने लगे, अपने वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक का जो समूह है, उसके अनुसार नीति निर्माण करना शुरू कर दिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, एक तो पहला चीज ये पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ गुप्त मतदान होता है। और दूसरा चीज, खास करके आप जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसका भी आप आंख बंद करके सपोर्ट मत कीजिए, उसकी भी आलोचना करते रहिए। इससे ये होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को पता नहीं चलेगा कि मेरा वोट आ किधर से रहा है। तो जिससे ये होगा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनेगा, वो सभी के लिए, जब भी वो नीति निर्माण करेगा, जब वो पॉलिसी बनाएगा, तो सभी के लिए बनाएगा। तो उससे क्या होगा, समावेशी विकास होगा, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति या किसी एक धर्म का विकास नहीं होगा। तो ये मेरा मानना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, प्रधानमंत्री बनने का प्रोसेस क्या है। तो अभी आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक, और आपको पता है कि लोकसभा में 543 सीट है। कितना, 543। पहले 545 होता था, 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब वो नहीं है, अब वो नॉमिनेट होते थे पहले। अब इलेक्टेड मेंबर, है ना, सिर्फ इलेक्टेड। जब मैं बोलूंगा कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य, तो आप दिमाग में रखना, इलेक्टेड मेंबर का मतलब जो चुनाव जीत कर आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्टेड मेंबर कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पद इलेक्ट होता है, नॉमिनेट होता है या अपॉइंट होता है, क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग प्रधानमंत्री पे बात करें तो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही हम लोग क्या रहेंगे, है ना, इस पे बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 543 सीट जो है, ये 543 सीट पे जो भी लोग आएंगे, ये लोग क्या होंगे, ये लोग इलेक्टेड होंगे। याद रखिएगा, ये अपॉइंट नहीं होंगे, ये नॉमिनेट नहीं होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है, जबकि लोकसभा में एक भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होते हैं। पहले होते थे क्या, 2 एंग्लो इंडियन, अब नहीं होते। क्लियर है? अब देखिए, तो 543 सीट पर चुनाव होगा। अब 543 सीट में जिस पॉलिटिकल पार्टी का 50% प्लस 1 सीट आ जाएगा, वही चुनाव जीतेगा, ठीक, वही चुनाव जीतेगा। 50% प्लस 1 मतलब ये क्या है, बहुमत, ये क्या है, मेजॉरिटी। तो जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी आएगा, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस गठबंधन के पास ये पूर्ण बहुमत आएगा, जैसे अभी मुख्यतः 2 गठबंधन आप देख रहे हैं चुनाव में, है ना, एक एनडीए एक इंडिया। तो ये 2 गठबंधन जो है, इस 2 गठबंधन में जिसका सीट क्या 50% से ज्यादा, कम से कम इतना आएगा, उसका क्या होगा, सरकार बनेगा। तो हमारे यहां आप ध्यान रखिएगा
जो मेजॉरिटी है, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए जो वो एक जो नंबर है, जादुई नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो नंबर जिसके पास आएगा 5 साल तक वो उसका क्या चलेगा, शासन चलेगा। तो वो नंबर है 272। अब ये नंबर पाने के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। 272 या इससे ज्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी या जिस गठबंधन के पास सीट आता है उसी की सरकार बनेगी। यहां तक क्लियर है। तो पहला चीज आप दिमाग में रखना क्या, कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 543 सीट पर चुनाव हो रहा है, और लोकसभा के मेंबर को हम लोग कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपी। लोकसभा के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा के मेंबर को भी एमपी ही कहते हैं, लेकिन अभी राज्यसभा का चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं किसका, लोकसभा का, है ना। क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनता है वो लोकसभा डिसाइड करता है, राज्यों में जो सरकार, जो प्रांत होता है उसमें जो सरकार बनता है वो विधानसभा डिसाइड करता है। मतलब लोकसभा बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, वैसे ही राज्यों में विधानसभा बताता है कि किसकी सरकार बनेगी। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सांसद। तो अभी जो चुनाव हो रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है। क्या चीज का चुनाव हो रहा है, सांसद का चुनाव हो रहा है, मतलब एमपी का चुनाव हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है। यहां तक क्लियर है। तो अभी वर्तमान में क्या चीज का चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। और लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है, तो लोकसभा में किसको हम लोग चुन रहे हैं, तो लोकसभा के मेंबर को चुन रहे हैं, और लोकसभा के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए कहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। जब हम कहते हैं पार्लियामेंट, एक चीज आप जान लीजिए, जब हम कहते हैं मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं, जब हम लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट मतलब संसद, तो संसद जब हम लोग कहते हैं तो इसमें 3 लोग आ जाते हैं, इसका 3 पार्ट है संसद में। एक तो मैं भी बता रहा हूं क्या, लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। तो जब भी पूछेगा पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, तो आप बता देना लोकसभा, राज्यसभा एंड पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, संसद बनता है। इन तीनों को मिलाकर संसद बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। आपको पता है कि लोकतंत्र में 4 खंबा होता है, 4 स्तंभ होता है, या 4 पिलर जिसको हम लोग कहते हैं। तो लोकतंत्र का 4 पिलर है। एक लेजिस्लेटिव होता है जिसको हम लोग हिंदी में विधायिका कहते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है जिसको कार्यपालिका कहते हैं, एक न्यायपालिका होता है जिसको मतलब जुडिशरी कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और चौथा जो होता है जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, जिसका स्थिति अभी डमाडोल है ना। अभी आप देखे होंगे रैंक आया है प्रेस का हम लोग का 159, भारत का रैंक बहुत पिछड़ा स्थिति है। तो चौथा खंबा बिल्कुल डैमेज हो चुका है। 3 पिलर पे ही अभी भारत का डेमोक्रेसी चल रहा है। तो चौथा खंबा को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रोल, बड़ा रोल जिसको बोलते हैं वो मीडिया का हो जाता है। तो रोल ऑफ मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी के मीडिया के जगत में जो बैठे हुए एंकर हैं, उनको ना कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक से नॉलेज, ना हिस्ट्री का नॉलेज है। कम से कम 2 विषय का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उनको पता नहीं होगा कि मेरा जो राइट है, फंडामेंटल राइट है प्रेस का स्वतंत्रता, वो किस आर्टिकल में आता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। आजकल क्या हो गया है कि एक कॉर्पोरेट बन चुका है, और कॉर्पोरेट के हाथ में मीडिया जगत आ गया। और जब कॉर्पोरेट के हाथ में मीडिया जगत आएगा, वो कॉर्पोरेट सरकार पर दबाव बनाएगा कि मेरे अनुसार तुम क्या करो, नीति बनाओ। और जब सरकार उसके अनुसार नीति बनाएगा, तो वो मीडिया जगत जो होगा वो सरकार का ही गुणगान गाएगा, वो जनता का आवाज नहीं पहुंचा पाएगा। तो इतना बड़ा जनसंख्या है, हम अपने प्रतिनिधि से अगर नहीं बात कर पाते हैं, तो हमारा मेडिएटर कौन होता है, मीडिया होता है। मीडिया हमारा मेडिएटर होता है, वही हमारी बातों को कहाँ तक, सरकार तक या हमारे प्रतिनिधि तक पहुँचाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना। बोला जाता है, एक सर्वे हुआ था बहुत पहले, उसमें बोला गया था कि गाँव में जो घटना होता है, तो गाँव का घटना, जो विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, या जो पिछड़ा एरिया है, मात्र 2% ही उसका न्यूज़ दिखाया जाता है। मतलब 98% न्यूज़ ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा शहरी क्षेत्र का होता है, और बहुत ज़्यादा क्या होता है जिसमें मसाला हो, जिसमें लोगों को मज़ा आए, है ना, जिससे टीआरपी उसका क्या हो, बढ़े।
ऐड ज़्यादा मिले, है ना, ये सब चीज़ होते क्या। तो खैर, तो चूंकि अभी लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो ये सब छोटा छोटा चीज़ हमको पता होना चाहिए। और हमें भी लगातार सवाल, अब जब मीडिया एक्टिव नहीं होगा तो हम जनता को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। और आजकल तो सबसे अच्छा साधन है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो चलिए, तो मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र का 4 पिलर होता है। कौन कौन सा होता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। उसी में पार्लियामेंट जो है ये लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है, ये लेजिस्लेचर होता है, मतलब विधायिका होता है। तो विधायिका या लेजिस्लेटिव बॉडी, हम उस बॉडी को कहते हैं जहां पे लेजिस्लेचर का काम होता है, मतलब विधि निर्माण का काम होता है, कानून बनाने का काम होता है। तो जो बॉडी, जो संस्थान कानून बनाने का काम करेगा उसको हम कहेंगे, ये क्या है, ये है लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब ये है विधायिका। तो हमारे यहां केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में विधायिका कौन है? तो पार्लियामेंट। क्लियर? राज्यों में कौन है? तो विधानमंडल, है ना, वो हम लोग कभी और बात करेंगे। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट। क्लियर है जी? तो आप ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट जो है ये लेजिस्लेटिव बॉडी, यहां पे कानून बनता है। और कानून, इन तीनों की सहमति जरूरी है कोई भी कानून बनने में, है ना। हाँ, कुछ अपवाद को छोड़कर, है ना, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, इस दोनों हाउस, इसको हम लोग हाउस कहते हैं, है ना, इसको हम लोग सदन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सदन। तो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा। ये परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि ये हर 5-5 साल में डिसॉल्व होता है। 5 साल से पहले भी हो सकता है, लेकिन हर 5-5 साल में डिसॉल्व। अभी देखिए, डिसॉल्व हुआ तभी तो चुनाव होगा। तो डिसॉल्व होने का मतलब क्या हो गया कि लोकसभा के जितने मेंबर है सबका मेंबरशिप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और एक ही साथ सारा का फिर से क्या होगा, चुनाव होगा। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। तो चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, याद रखिए, लोकसभा का चुनाव जो होता है ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट चुनाव का मतलब हो गया, हम आप जब वोट करते हैं, तो भारत में वोटिंग एज है 18 वर्ष, है ना, और 18 वर्ष या उससे ज्यादा जिसका उम्र हो जाता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनका वोटर आईडी कार्ड है, वो वोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ वोट करने में धर्म, जाति, लिंग, ये सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जबकि अंग्रेज के जमाने में आप देखिएगा कि वहां पे क्या होता था कि एक संपत्ति रखा जाता कि इतना जिसका संपत्ति होगा वही वोट कर सकता है, इससे कम जिसका संपत्ति होगा वो वोट नहीं कर सकता। या कुछ आधार रखते थे कि इतना जो पढ़े लिखे होंगे वही वोट कर सकते हैं, उसके नीचे जो होंगे वो वोट नहीं कर सकते। जबकि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और 1947 जब हम लोग आज़ाद हुआ, 1950 में जब हम लोग संविधान बनाए, तो हमने व्यवस्था किया क्या कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ होता है। सार्वभौमिक वयस्क मतलब 18 वर्ष, वयस्क का उम्र हमारे क्या रखा गया, 18। मूल संविधान में 21 वर्ष था वयस्क का उम्र, एडल्ट का उम्र कितना था, 21। लेकिन आपको पता है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो 18 वर्ष वोटिंग एज है वर्तमान में। तो 18 वर्ष हमारे यहाँ क्या है, वोटिंग एज है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, मतलब यूनिवर्सल मतलब जो भी 18 वर्ष के हो जाएंगे उनको वोट करने का अधिकार है। वो अमीर रहे या गरीब है, वो किसी जाति से आते हो, वो दलित है कि ब्राह्मण है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, वो कोई भी हो, है ना, उनके पास पैसा है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको बराबर वोटिंग राइट है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मत। बस हमारे यहाँ क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है वोट डालने का, वह है वयस्क होना। अगर आप एडल्ट हो चुके हैं, वोटर आईडी कार्ड आपका बन चुका है, तो आप वोट डाल सकते हैं। और मेरा अपील है, वोट जरूर दीजिए, है ना, वोट देना बहुत बहुत आवश्यक है और ये हम लोग का अधिकार है, और इस अधिकार का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट इलेक्शन, तो जब हम और आप वोट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया जब वोट करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। और राज्यसभा का चुनाव जो होता है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसका क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं मैं जब बताऊंगा तो लोकसभा राज्यसभा का मैं चर्चा करूंगा। एक बैकग्राउंड में आपको दे रहा हूं ताकि आपका बेस बन जाए, आपको समझ में आए, फिर कोई भी वीडियो देखने का या कोई भी किताब पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़े। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो लोकसभा का चुनाव क्या होता है, डायरेक्ट होता है। राज्यसभा का चुनाव क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। यहां तक क्लियर। तो अच्छा, प्रेसिडेंट इनको अभी छोड़ देते हैं हम लोग, है ना। ये दोनों सदन है, दोनों हाउस है। इसी दोनों हाउस में क्या होता है,
जो प्रस्ताव रखा जाता है, कोई नया कानून बनाने के लिए एक प्रपोजल रखा जाता है, उसी प्रपोजल को हम लोग बिल कहते हैं टेक्निकल शब्द में, है ना। बिल या हिंदी में विधेयक कहा जाता है। और उसी विधेयक या बिल को दोनों सदन से पास किया जाता है और पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है तो बिल से एक्ट बन जाता है। मतलब कानून बनाने में इन तीनों का योगदान होता है। इसलिए इन तीनों को मिलाकर हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी। कौन सा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और पार्लियामेंट में ये तीन आ जाते हैं। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया, चलिए अब हम लोग वहां पे आते हैं कि लोकसभा का क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है। ठीक, लोकसभा में 543 सदस्य, 272 जादुई आंकड़ा है। जो 272 नंबर लाएगा या उससे ज्यादा लाएगा उसका सरकार बनेगा। क्या था क्लियर? अब देखिए 272 मेजॉरिटी चाहिए। अब मानते हैं कि जब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जब आएगा तो जिसकी भी सरकार बनेगी, इंडिया या एनडीए, जिसकी भी सरकार बने, तो आप ध्यान रखिएगा इतना या इससे ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा। मान लेते इतना नंबर ले आए, ठीक है। मान लेते हैं XYZ किसी का भी सरकार बना, हम लोग नाम नहीं लेंगे किसका सरकार बनेगा, वो तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, भविष्य ही बताएगा। मान लेते हैं किसी X का सरकार बना, ठीक है, X का सरकार बना। अब देखिए लोकसभा क्या हुआ, लोकसभा बन चुका, मतलब लोकसभा 2024 का तैयार हो गया। इसमें सारे सदस्य आ गए चुनाव जीतकर 543। अब समझना, यहां पे चुनाव जीतने का मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री चुन गए। याद रखिएगा पहला फैक्ट कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, प्रधानमंत्री इलेक्ट नहीं होते, ठीक है। अब प्रधानमंत्री क्या होते हैं वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। याद रखिएगा। अब देखिए एक्स का सरकार बना, एक्स नाम का पॉलिटिकल पार्टी का मान लीजिए गठबंधन का सरकार बना। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बन रहा या गठबंधन भी बन रहा तो जो उसके हेड होंगे, तो जो पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनता है उस पॉलिटिकल पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके पास ये जिम्मेदारी, वो पार्टी के पास ये जिम्मेदारी है। अब ये एक्स पार्टी का जब सरकार बना, अब ये एक्स पार्टी डिसाइड करेगा कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब सरकार हमको बनाना है। तो याद रखिएगा, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि लोकसभा में 543 सीट पर चुनाव होगा। जो सबसे ज्यादा सीट, मतलब मेजॉरिटी सीट को, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो ले आएंगे या उससे ज्यादा नंबर ले आएंगे, 272 या इससे ज्यादा नंबर ले आएंगे, मतलब उतना सीट ले आएंगे जीत के, तो उन्हीं का क्या होगा, उसी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनेगा। इतना तो तय हो गया कि सरकार इस पॉलिटिकल पार्टी का बनेगा, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा यह फिक्स नहीं होता है। हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता है। आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के लिए एक चीज, क्या क्या चीज अनिवार्य है। पहला चीज तो आप ये दिमाग में रखना कि लोकसभा के जो सदस्य आए, तो कौन 543 में कौन आए, MP आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए। अब इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये लोग आपस में डिसाइड करेंगे कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जिसकी सरकार बनी है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में है, वो लोग आपस में डिसाइड करेगा कि कौन योग्य व्यक्ति है। क्या हम इसी MP में से सरकार बना दें। ये जो 543 MP आया है, इसमें जो भी मेरा सीट, मान लीजिए किसी का 300 सीट आ गया, मान लेते हैं एग्जांपल ले रहे हैं कि 272 से बहुत ज्यादा है, अब 300 सीट है। अब इसी 300 में से किसी को क्या करे, प्रधानमंत्री बना दे। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस 300 में किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, या इसमें इसको प्रधानमंत्री नहीं भी बना सकते, याद रखिएगा इस 300 में भी किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते होंगे कि क्या मैं बोल रहा हूं, आपको मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए अब समझिए, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। एक पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीता, मान लो 300 सीट ले आया, तो 272 का जादुई आंकड़ा को पार कर दिया, 300 सीट ले आए। अब जब 300 सीट लाया तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस 300 में ही कोई बने या फिर बाहर से बने, क्योंकि प्रधानमंत्री किस हाउस के मेंबर होते हैं, आपको पहला चीज ये ध्यान रखना। तो याद रखिएगा PM जो होंगे, प्रधानमंत्री जो होंगे, ये चाहे तो लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। मतलब ये जो 300 सीट जीतकर आ रहा है, या फिर लोकसभा में जो टोटल 543 सीट है और 543 जो MP आए चुनकर, ये जरूरी नहीं है कि इस 543 में ही एक कोई प्रधानमंत्री होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकते हैं। याद रखिएगा प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकते हैं। मोदी जी से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह
जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। ठीक है, क्लियर? तो राज्यसभा के मेंबर भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यहां तक क्लियर है? या फिर कोई व्यक्ति जो लोकसभा का मेंबर नहीं है, जो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुझे भी बनाया जा सकता है। अब भगवान करे बन जाए, है ना? तो आप समझना कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मैं तो ना ही लोकसभा का सदस्य हूं और ना ही मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, तो भी मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। ये भी प्रावधान है। ये प्रावधान दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से आया है, एक डिसीजन से आया है 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया था, एक निर्णय दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो बाहर से भी हो सकता है, वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन यहां पे लेकिन लगा दिया, लेकिन याद रखिएगा 6 मंथ, 6 महीने के भीतर उसको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, चाहे तो लोकसभा का चाहे तो राज्यसभा का। मतलब 6 महीना के अंदर उसको चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मेंबरशिप लेने का मतलब क्या है? चुनाव जीतकर आना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लोकसभा का फिर कैसे चुनाव होगा, अभी तुरंत तो हुआ था। अब मान लेते हैं कोई सीट पर जो चुनाव हुआ वहां वो सीट के जो सदस्य एमपी है उनका देहांत हो गया या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो याद रखिएगा जब इस 543 सीट पर जब चुनाव होता है, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है इस चुनाव को हम लोग कहते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन। क्या हो रहा है? जनरल इलेक्शन हो रहा है, आम चुनाव हो रहा है। लेकिन इस 543 में बीच में इस 543 सीट में जब चुनाव जीतकर आएंगे और एक आध सीट मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी ने त्यागपत्र दे दिया, तो क्या फिर से सारे सीट पर चुनाव होगा? नहीं, फिर से सारे सीट पर चुनाव नहीं होगा। तो जो सीट खाली हुआ है उसी सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव होगा और उस चुनाव को हम लोग कहेंगे उपचुनाव, बाय इलेक्शन। तो याद रखिएगा जब बीच में 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट मतलब जो बीच में अगर कोई सीट खाली होता है और उस पर जब चुनाव होता है तो उस चुनाव को हम लोग कहते हैं बाय इलेक्शन या उपचुनाव। तो मान लेते हैं कि लोकसभा का कोई उपचुनाव होने वाला, वहां से वो चुनाव जीत कर आ जाए, या राज्यसभा का तो है ना चुनाव हर 2-2 साल में होते रहता है, राज्यसभा का चुनाव हर 2-2 साल में होते रहता है। तो आप ध्यान रखिएगा, तो कहीं से भी वो चुनाव लड़के आए, मतलब बाहर के जो सदस्य होंगे उनको 6 महीना का टाइम दिया गया। 6 महीना तक तुम प्रधानमंत्री बन के रह सकता है। अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है तो मैं 6 महीना तक प्रधानमंत्री बिना किसी हाउस के मेंबर के मैं प्रधानमंत्री पद पर रह सकता हूं। लेकिन 6 ही महीना तक, 6 महीने के भीतर अगर मैंने किसी भी हाउस का मेंबरशिप नहीं लिया तो मेरा प्रधानमंत्री का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो 6 महीना तक ये प्रावधान है। ये क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ये निकला है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री जो है, तो अभी तो आपको अभी तक ये स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर प्रधानमंत्री वोट करने जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं, है ना। प्रधानमंत्री भी वोट करेंगे ना, वो भी तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत के नागरिक है ना। वो प्रधानमंत्री रहे कि राज्य के मुख्यमंत्री रहे या कोई भी मिनिस्टर रहे, सबको वोटिंग राइट है, तो वो भी तो वोट करेंगे। तो वो भी अपने क्षेत्र में क्या करेंगे? अपने प्रतिनिधि को क्या करेंगे? वोट करेंगे। क्लियर? अब देखिए, अब ध्यान रखना कि मैंने आपको क्या बताया कि हाँ 6 महीना वाला, तो 6 महीना वाला क्लियर हो गया। तो अभी तक आपको क्या पता चला कि प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा से चाहे तो राज्यसभा से या फिर बाहर से हो सकते हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उनको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। यहां तक क्लियर? अब देखिए प्रधानमंत्री बनेगा कौन, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है उस पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीता, जिस पॉलिटिकल पार्टी का ये जादुई आंकड़ा आ गया, मतलब जिसका सरकार बना है, वो पॉलिटिकल पार्टी निर्णय लेगा। जैसे 2019 में बीजेपी की सरकार बनी, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी एनडीए। तो आप समझना, बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी की सरकार बन रही है, तो बीजेपी पार्टी ने डिसाइड किया कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। वो किसी को भी बना सकता है, जरूरी नहीं वो अमित शाह को बना सकते है ना, वो जेपी नड्डा को बना दे, राजनाथ सिंह को बना दे, या अडवाणी जी को बना दे, है ना, वो तो संभावना कम है, तो खैर चले। तो आप समझना, वो किसी को भी क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बना सकते हैं। याद रखिएगा, हम जनता प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग एमपी का चुनाव करते हैं। और फिर जो एमपी जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करेगा और जो पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनेगा, उसके जो एमपी लोग होंगे आपस में डिसाइड करेंगे कौन प्रधानमंत्री, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी मुख्यतः डिसीजन लेता है। अब देखिए क्या होता है, प्रोसेस क्या है। वो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया? एक नाम दिया। अब वो नाम देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है? तो वो नाम देंगे, याद रखिएगा, वो नाम देंगे किसको? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। क्यों?
राष्ट्रपति को नाम क्यों दिया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। तो सबसे पहला चीज आप दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का कोई भी इलेक्शन नहीं होता। आपने सुना कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का इलेक्शन हो रहा है? ऐसा नहीं होता। अगर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का इलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अभी इंडिया गठबंधन से मान लीजिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया कि यही प्रधानमंत्री, अगर हम लोग का गठबंधन जीतेगा तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, या और एनडीए ने बोला कि नहीं मोदी जी ही फिर से क्या करेंगे, अगर एनडीए जीतता है तो मोदी जी क्या होगा? प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखिए यहां पे होगा क्या, अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा डिसाइड था। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको प्रधानमंत्री बनाए, क्योंकि प्रधानमंत्री पोस्ट का कोई चुनाव थोड़ी हो रहा है। और मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जीत जाता है और एनडीए हार जाता है, तो हम पहले से अगर बोले कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर मोदी जी क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन वो डिसाइड करेगा। वैसे ही अगर एनडीए जीत जाता है और इधर से बोला जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो क्या वो बन सकते हैं? नहीं बन, तो क्योंकि एनडीए डिसाइड करेगा। तो प्रधानमंत्री पोस्ट जो होता है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पोस्ट का कोई इलेक्शन नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं, वो नियुक्त होते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, है ना। अब बोलिएगा सर प्रधानमंत्री अपॉइंट कैसे होते हैं, इसका सोर्स क्या है, आप बताइए। तो सोर्स आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? अपॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात संविधान में लिखा हुआ है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 है ना, आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा। तो यहां इस आर्टिकल में ये वर्ड लिखा है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड, है ना। तो ये अपॉइंट होंगे, क्लियर है। नियुक्त होंगे, तो नियुक्त वर्ड यहां पे लिखा हुआ, नियुक्त वर्ड यहां पे लिखा हुआ, याद है, क्लियर। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास नाम आया और राष्ट्रपति उनको क्या कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे। तो अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे कि आइए, अब आप देश के क्या होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ईमानदारी पूर्वक क्या कीजिए? देश का सेवा कीजिए। तो ये अपॉइंट करते हैं, यहां तक क्लियर है। तो याद रखिएगा, अपॉइंट करना, अपॉइंट करने का काम कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। और साथ ही साथ क्या करेंगे? शपथ दिलवाएंगे। तो इनको ओथ दिलाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे? शपथ लेंगे। यहां तक क्लियर है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते। हम लोग इलेक्शन किसका करते हैं? एमपी का करते हैं। और उसी एमपी में जो भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार बनता है, वो पॉलिटिकल पार्टी के एमपी लोग या वो पॉलिटिकल पार्टी के जो थिंक टैंकर हैं, है ना, उनके जो नीति निर्माता है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे तरफ से प्रधानमंत्री कौन होगा। ये क्लियर है। अच्छा, तो आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज की कितनी जरूरत है, कितना एज होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो आप दिमाग लगाना। दिमाग क्या लगाना? मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा राज्यसभा दोनों से वो क्या हो सकते हैं? प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो लोकसभा का एज जो है, लोकसभा एमपी बनने का, वो 25 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। और राज्यसभा का कितना? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष, और लोकसभा के मेंबर भी बन सकते हैं ये प्रधानमंत्री, तो 25 वर्ष। तो कम से कम 25 वर्ष पूरा जिसका हो चुका है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके अलावा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक ही होना चाहिए। कोई विदेशी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, उसको भारत का नागरिकता लेना पड़ेगा। अगर कोई विदेशी भारत का नागरिक बनता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ जो नागरिकता का 5 प्रावधान है, बाय बर्थ, बाय डिसीजन, बाय डिसेंट, बाय किनशिप भी उसको बोलते हैं। तो बाय बर्थ हो गया, बाय डिसेंट हो गया, बाय रजिस्ट्रेशन हो गया, बाय नेचुरलाइजेशन हो गया, और एक होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये 5 तरीका होता है नागरिकता प्राप्त करने का। इन 5 तरीके से किसी भी तरीके से नागरिकता अगर आप प्राप्त करते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, चाहे आप बाय बर्थ नागरिक हो, बाय डिसेंट हो, कि रजिस्ट्रेशन हो, नेचुरलाइजेशन हो, या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो, किसी भी प्रकार से अगर आप भारत के नागरिक बनते हैं तो आप प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य होंगे, है ना। तो याद रखिएगा,
योग्यता जो है प्रधानमंत्री बनने का, उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं हमारे यहाँ कि भारत का बहुत बहुत कंट्री में ऐसा भी नियम होता है कि उस राज्य का जो बाय बर्थ नागरिक होगा वही वहाँ का क्या होगा, उस वहाँ का जो सर्वोच्च पद होगा या वहाँ का जो प्रतिनिधि होगा, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वही बनेगा। हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं। हमारे यहाँ कोई भी किसी भी तरीके का नागरिक होगा, वो सिर्फ भारत का अगर नागरिक है, मतलब किसी भी तरीके से है, तो वो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बन सकता है। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज मैंने बताया, एज मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। मैक्सिमम एज कितना है प्रधानमंत्री बनने का? मैक्सिमम एज क्या आपको पता है प्रधानमंत्री बनने का मैक्सिमम एज? तो चलिए, प्रधानमंत्री बनने का मैक्सिमम एज नहीं है, वो कयामत तक प्रधानमंत्री, जब तक वो जीवित है, क्या मैं समझता है आप लोग, है ना, जब तक वो जीवित, जब तक उसका कयामत नहीं आ जाए तब तक वो प्रधानमंत्री बन सकता है। उसका उम्र 100 साल हो जाए कि 150 साल हो जाए, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मैक्सिमम कोई एज नहीं है। क्लियर? इसके अलावा प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद, है ना, ये सब चीज़ है ना। तो ये सब चीज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री अंगूठा छाप अगर है वो भी चलेगा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ाई लिखाई का ज़रूरत नहीं है। अगर वो स्कूल का शकल भी नहीं देखा है तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि हम लोग कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं रखें। तो क्यों नहीं रखें, इसके पीछे कभी और हम लोग बात करेंगे, है ना, कि शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं है, क्यों हमारे संविधान निर्माता ऐसा, जबकि हमारे संविधान निर्माता इतने पढ़े लिखे थे, सारे लोग पढ़े लिखे, बहुत विद्वान थे, उस समय के सबसे विद्वान लोग ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया क्यों रखा, तो वो कभी और हम लोग बात करेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रधानमंत्री कैसे बनते। तो अब क्या दिमाग में रखना कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है, प्रधानमंत्री अपॉइंट होते हैं। किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होते हैं। किस आर्टिकल में ये बात लिखा हुआ है? आर्टिकल 75 में या 75 क्लॉज 1 में। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखना, ऐसे प्रधानमंत्री बनते हैं। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।